इसमें हम बात करेंगे अभी कोलिजन के बारे में, जो कि कोलिजन हमारा इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है। तो इसका जो डेफिनेशन है, ए कोलिजन इन विच टू पार्टिकल मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड कंप्लीटली इलास्टिक। मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल है आपका, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। ये यहाँ से आया और आके यहाँ कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद ये दोनों चिपक गया और दोनों साथ साथ मूव करने लगा। तो इस केस में कहेंगे ऐसा कोलिजन को कंप्लीटली इनइलास्टिक है। इस केस में आपका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये सेम नहीं होगा। तो ऐसे कोलिजन को हम कंप्लीटली इनइलास्टिक कहेंगे। अब दूसरा कोलिजन है जिसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी ये बॉडी है, ऐसे दो मासेस हैं, m1 और m2 है, पार्टिकल है, ये जा रहा था ऐसे v1 वेलोसिटी से, मान लीजिए ये रुका ही हुआ था। तो कोलिजन के बाद ये दोनों जो है ये टकराए, यहाँ पे दोनों कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद फिर दोनों अपना अलग अलग हो गए। तो इस कोलिजन के समय जो काइनेटिक एनर्जी है, ये ड्यूरिंग कोलिजन जो है, ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम नहीं रहेगा, लेकिन आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन के बाद जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो इस समय का इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन है। ड्यूरिंग कोलिजन जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ, ये इसमें देखिए कि ये m1 मास है, इसका वेलोसिटी इनिशियल v1 i है, i स्टैंड फॉर इनिशियल। ये m2 मास है, ये इनिशियली ये रेस्ट में है, ये यहाँ आया, इससे क्या किया, ये कोलाइड हुआ। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ये कोलाइड हुआ, कोलिजन होने के बाद कोलिजन होने के बाद ये वेलोसिटी v1f हो गया, m1 मास जो है θ1 एंगल से फाइनल वेलोसिटी v1f से चला गया, और m2 मास जो है θ2 एंगल से v2f वेलोसिटी से चला गया। ये टू डायमेंशनल कोलिजन का एग्जाम्पल है। लेकिन पहले हम बात करेंगे कोलिजन इन वन डायमेंशन, और वो हमारा जो है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की पहले हम बात करेंगे। वन डायमेंशन होने का मतलब है कि θ1 और θ2 दोनों जब जीरो हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर आपका θ1 और θ2 जीरो हो गया, तो ये लाइन कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, और ये वाला लाइन कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, यानी कि ये वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। जब ये कोलिजन वन डायमेंशन में होगा, तो जिस समय कोलिजन हो रहा है, ये मान लीजिए ये जिस समय कोलिजन हुआ, तो ये मास हमारा m1 है, ये m2 है, ये मास जो है इस पर फोर्स लगाएगा, m2 इस पे फोर्स लगाएगा, और m1 भी इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को मान लीजिए हमने एक डिनोटेशन दिया F12। F12 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड, इसको फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड पार्टिकल ऑन फर्स्ट पार्टिकल यानी ये सेकेंड वाला पार्टिकल जो पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स एक्ट करेगा, उसको दिखा दिया F12 से, देख लिया। उसी तरह से आपका जो है F21 भी होगा, F21 ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकेंड पार्टिकल, ये होगा फोर्स exerted by first particle on second particle
ऑन सेकेंड पार्टिकल। और ये दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये F12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F21 के, इक्वल है, अपोजिट है, और दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करना चाहिए तभी न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं होता है कभी भी न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अब एक और डेफिनेशन जो पहले आपने पढ़ा है वो डेफिनेशन क्या है, इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है, ये न्यूटन्स का, अगर इस लॉ को हम न्यूटन्स लॉ में यूज करें, न्यूटन्स लॉ का अप्लाई करें हम इस लॉ को, ये वाला देखिए यहाँ पे ये है, तो न्यूटन्स लॉ से फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 बाई टाइम, और ये होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 बाई टाइम हो जाएगा। ये आपका क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, किसका है, पार्टिकल 2 का। पार्टिकल 2 पे एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 1 लगा रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल, ये देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकेंड पार्टिकल। तो सेकेंड पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, तो फर्स्ट पार्टिकल लगा रहा है, तो सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट लगा रहा है। और इसका फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम चेंज क्यों होगा, क्योंकि इस पे सेकेंड पार्टिकल का मतलब m2 फोर्स लगा रहा है। तो इस दोनों में ये देखिए डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और इस केस के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें तो ये हमारा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि ये पार्टिकल खुद कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद क्या हुआ कि फिर ये सेपरेट होगा, तो इसका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमारा डेल्टा P1 इक्वल टू डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन एक देखेंगे जिसमें कि हमारा इनएलास्टिक कोलिजन में कैसे जो है कि हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी का। तो कंप्लीटली इनएलास्टिक कोलिजन है। इनएलास्टिक कोलिजन ये हमारा 1 डायमेंशन में है। इनएलास्टिक कोलिजन जो हमने अभी देखा, जिसमें इनला 1 डायमेंशन है, तो θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 0 है। और मोमेंटम क्या है, इनएलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम कंजर्व होने का क्या मतलब है, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास m1, वेलोसिटी v1 i, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बताइए, फाइनल, क्योंकि दोनों कंप्लीटली अटैच हो गया है तो दोनों का मास m1 प्लस m2 हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये किसी वेलोसिटी vf से ये चलने लगा, ये हमको कहां से आया, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हम बात कर रहे हैं अभी 1 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन का भी हम देखेंगे आगे। तो इनिशियल मोमेंटम ये था, जब ये बॉडी आया, यहां से आया, ये बॉडी ये रुका हुआ था इनिशियली, ये बॉडी m2 जो है रुका हुआ है, ये m1 आ रहा है यहाँ v1 i वेलोसिटी से, और ये टकराया दोनों, और टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों एक साथ कोलाइड होके ये फाइनल वेलोसिटी vf से चलने लगा। इसका मास अब m1 प्लस m2 हो जाएगा, ये चलने लगा। अब ये रिलेशन हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो इसका हम फाइनल वेलोसिटी इसमें निकाल सकते हैं, v फाइनल m1 v1 i डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये निकल गया। यानी कि ये आपका जो है फाइनल वेलोसिटी इसका, ये देखिए m1 बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v1 i। यहाँ हमको m1 भी पता है, m2 भी मास पता है, v1 i इनिशियल वेलोसिटी m1 का पता है, तो ये सब सारे क्वांटिटी पता है, तो इसका हमको फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा। अब दूसरा निकालते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा ये हम देखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यानी कि इसको अगर हम डेल्टा के से लिखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना है, हाफ एम v1 आई का स्क्वायर माइनस 1/2, अब दोनों मास एक साथ अटैच हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी m1 m2 और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, vf है। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये आपका है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस को कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसके वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। vf का वैल्यू आपका कितना आया है, vf का वैल्यू ये वाला है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 को यूज करके अब हम इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे और देखते हैं कितना आता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m v1 आई का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई vf का स्क्वायर। vf क्या है, ये है देखिए, तो m1 डिवाइडेड बाई m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का m1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू v1 आई का स्क्वायर हो जाएगा। हमने vf का वैल्यू जो है यहां से लेकर के सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसमें से देखिए ये इसका एक पावर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको क्या बच जाएगा, ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अब 1/2 m1 v1 आई का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v1 आई का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो डेल्टा के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 m1 दोनों में से कॉमन है, 1/2 m1 v1 आई का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 1 माइनस कितना बचेगा बताइए, m1 तो कॉमन आ गया, एक बचेगा m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इतना ही बचेगा। देखिए ये हमारा आ गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए एलसीएम लेके, तो ये m1 प्लस m2 यहां आ जाएगा, इसमें से माइनस m1 हो जाएगा, तो ये हमको फाइनली आ जाएगा 1/2 m1 मल्टीप्लाइड बाई v1 आई का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बता रहा है हमारा, ये इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी जो हमारा है ये वाला, ये जो क्वांटिटी है ये टोटल यहां से यहां तक जो निकल के आया, ये वाला पार्ट ध्यान देने वाला है कि ये क्वांटिटी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, m2 भी पॉजिटिव है, मास तो प्लस ही होता है, v1 का स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव है, यानी सारा क्वांटिटी पॉजिटिव है। यानी इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ कि इस कोलिजन में हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन जब होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ये काइनेटिक एनर्जी को ये लॉस करता है ये, तो इसीलिए इस कोलिजन को क्या कहा जाता है, इनइलास्टिक, क्योंकि इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम नहीं होता है, तो इस कोलिजन को हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन का, वो कैसे होता है 1 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में, और दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए जो ये एक्सप्रेशन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये 11 स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, लेकिन आपको कंपटीशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक कोलिजन के लगा के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने 1 डायमेंशन में देखा, अब 2 डायमेंशन में भी देखेंगे ये सारे एक्सप्रेशंस को।